बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली के शाहीन बाग से जो आवाज उठी थी वो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में फैल चुकी है। शाहीन बाग में अभी भी खवातीन और मर्द CAA के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। खवातीन की करें तो जो मुस्लिम खवातीन तलाक और इस्तेहसाल जैसे हसास मुद्दे पर घर तक ही महदूद रहीं, वो पहली बार इस तादाद में क्यों बाहर हैं, इसके पीछे कौन है, ये समझने की जरूरत है। पहली बार ये दिख रहा है कि इस पूरी तहरीक को सियासत और तनाजे से दूर रखने की भी भरसक कोशिश की जा रही है। हत्ता कि इसे मजहबी रंग देने से भी बार बार बचा जा रहा है, बल्कि हुब्बुल वतनी से लबरेज दिखाने की कोशिश की जा रही है। पर बड़ा सवाल यही है कि कौन है इस पूरी तहरीक के पीछे, क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट में अभी तक हम देखें तो कोई भी बड़ा चेहरा निकलकर सामने नहीं आया है। अगर हम देश के कुछ बड़े आंदोलनों की बात करें, जैसे किसान तहरीक की, तो महेंद्र सिंह टिकैत का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। अन्ना आंदोलन की बात करें, अन्ना हजारे की क़यादत में हुआ था। यहां तक कि बीच बीच में मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर भी जो मुजाहरे होते रहे वक्त वक्त पर, उसमें भी 2-4 मुस्लिम चेहरे तो दिखते हैं क़यादत करते हुए। लेकिन इस तहरीक में जो CAA के खिलाफ चल रही है पिछले 1 महीने से, ऐसा नहीं दिख रहा है। कौन है इसके पीछे, यह बड़ा सवाल है। कौन इस तहरीक को कंट्रोल कर रहा है, इस पर बात करने की जरूरत है। वैसे अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उन्होंने साफ कहा कि कोई सवाल ही नहीं उठता है CAA को वापस लेने का, इस पर किसी भी दूसरे तरह से चर्चा करने का। दुष्प्रचार कर भ्रम फैलाकर देश को तोड़ने की साजिश करने वालों के खिलाफ जन जागृति का अभियान है। संसद का सत्र था, देश के प्रधानमंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी एक बिल लेकर आए, नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए, CAA लेकर आए, और इस CAA के खिलाफ ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ममता, अखिलेश जी, बहन मायावती, कम्युनिस्ट, सारी की सारी ब्रिगेड CAA के खिलाफ काऊ 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 कर रही है। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये CAA क्या है, इसके खिलाफ प्रचार करा जा रहा है। इस CAA के कारण इस देश के मुसलमानों की, इस देश के माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी। CAA बिल को लोकसभा में मैंने पारित किया है, मैं पायलट किया है। मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूं, ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो। हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार खड़ा है। मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कोई भी धारा, मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर ले सकती है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। मित्रों, देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आगजनी फैलाई जा रही है। ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध, ये भ्रांति का परिणाम जो कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस फैला रहे। ये बिल के अंदर कहीं पर भी कोई जगह भी किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रावधान। क्या बात हुई आपके अंदर? आपकी बात आप हुई जो है ना CAR, NPR, NRC को वापस ले लो। जी जी जी। अंदर LG साहब ने क्या बताया आपको, क्या कहा उन्होंने, भरोसा क्या दिलाया? अभी हमें कुछ नहीं बताया। आप बताइए। हम लोगों को ये कहा गया है कि इमीडिएटली जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड किया जा रहा है। ये हमें सूचित कर दिया गया कि हमारी बात तुरंत LG साहब गृह मंत्रालय तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, चिट्ठी बन रही है। ठीक है।
और मेरे ख्याल में आज ही वो फॉरवर्ड हो जाएगा। प्लस चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो उसका भी वेट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से क्या संदेशा आता है, क्या फैसला होता है, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे, तय करेंगे कि हमको अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गई तो बात ख़त्म हो जाती है, कोई मसला ही नहीं है। अगर नहीं आता, रिवर्स आता, तो फिर हम लोग बैठ करके जो पुलिस के महकमे के लोग होंगे, हम लोग बेसिकली जो स्कूल के बच्चों का मसला है, स्कूल बसेस का जो इशू है, उसको रिजॉल्व करेंगे। उनको कोई हम एक पैसेज देंगे जिससे कि स्कूल आने जाने वाली बसों को तकलीफ ना हो, टाइम से निकल जाए। जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया तो 4 लोग गए, 5 लोग गए, लेकिन सवाल यही है, ठीक है बात हुई, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने भरोसा दिला दिया, लेकिन सवाल यह है कि अगर हुकूमत अपने तरीके से कोई पहल करना चाहे, कोई बात करना चाहे, तो भी क़यादत कहाँ है जिससे बात हो? कोई तो होना चाहिए ना, कोई चेहरा तो होना चाहिए जिससे कि बात हो। ऐसा नहीं दिख रहा इस तहरीक में। इसके पीछे कौन है, यही समझने की जरूरत है। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा चलेगी। हमारा पहला सवाल है, कौन है सीए मुखालफत की इस पूरी तहरीक के पीछे? दूसरा सवाल, अब तक के मुजाहरों में कोई बड़ा चेहरा क्यों नहीं दिखा? इतने दिन हो गए हैं, कोई ऐसी क़यादत क्यों नहीं दिखी जो कि दिखना चाहिए थी, वो नहीं दिख रही है। इसके पीछे की क्या वजह है? क्या बहुत सोची समझी हिकमत अमली है इसके पीछे? तीसरा सवाल, मुस्लिम खवातीन को इस बड़ी तादाद में धरने पर लाने के पीछे कौन? मैंने शुरू में ही कहा था, ट्रिपल तलाक और भी इस्तेहसाल के मामले होते हैं इस देश के अंदर में, उसको लेकर के कभी मुस्लिम खवातीन इस बड़ी तादाद में इस तरह से धरने और प्रदर्शन में नहीं शामिल रही हैं जैसी कि इस पूरे मामले में हो रही है। और अचानक एकाएक ये सब हुआ है। ये क्या सोची समझी हिकमत अमली थी? ये सब एकाएक हो रहा है, कौन करवा रहा है? तहरीक को सियासी और मजहबी रंग न देने की हिकमत अमली कौन बना रहा है? हमारा चौथा सवाल। और पांचवा सवाल, जब क़यादत नहीं है तो कौन आगे बढ़कर मसाइल के हल की करेगा पहल, अगर सरकार अपनी तरफ से कोई कदम उठाना चाहती है तो? मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं आज। चूंकि खवातीन का मसला भी इस पूरे मामले में पेश है, वो उनकी आवाज़ बहुत बढ़ती हुई दिख रही है, उनकी आवाज़ लगातार शाहीन बाग से उठ रही है। तो हमने अपने साथ आज जो मेहमान रखे हैं, मैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहता हूं, आप समझ जाएंगे। हमने अपने साथ शमा खान साहिबा को रखा है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार लोगों के बीच में काम कर रही हैं समाजी कारकुन के तौर पर, और फाउंडर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग मीनिया की, नोएडा में इस वक्त मेरे साथ हैं। हमारे साथ अरफा खानम साहिबा हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, और बढ़ते कदम जो एक तंजीम है इसकी प्रेसिडेंट भी हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सीमा सिंह हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर हमारे प्रोग्राम में अक्सर शामिल होती हैं और सीए को बेहतर ढंग से अक्सर समझाने की कोशिश करती हैं मेरे इस मंच से। अंबर जैदी समाजी कारकुन हैं, सियासी तज्जियाकार भी हैं और लोगों के बीच में सीधे काम कर रही हैं, तो वो वहाँ के मसाइल को जानती हैं, खवातीन के बीच में काम कर रही हैं, इस वक्त क्या उनके मन में चल रहा है उसको भी समझ रही हैं। तो बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगा अरफा खानम साहिबा, आप सीनियर एडवोकेट भी हैं, खवातीन को देख भी रही हैं, वहाँ पर जो और दूसरे लोग हैं उनके प्रदर्शन को भी देख रही हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि लोग कैसे निकल कर आ रहे हैं, लगातार क्यों जमे हुए हैं, कौन है इसके पीछे? अरफा खानम जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने एक सवाल किया है कि इसके पीछे कौन है, तो आपको वहां कौन नजर आ रहा है? जो लाखों लोग सड़कों पे बैठे हैं, जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, कौन है वो? मैं पर्दे के पीछे की वही मैं पूछना चाह रही हूँ। पर्दे के पीछे मैं वही बात कर रही हूँ कि देश की जनता सड़क पे है। आप पर्दे की अगर पीछे की बात करते हैं कि पर्दे के पीछे इन लोगों को, लाखों लोगों को बरगला कर, लाखों लोगों का माइंड डाइवर्ट करके अगर कोई पार्टी या कोई ऐसा पर्सन जो है वो अगर देश में अगर इस तरीके से अगर लोगों को सड़क पे ले आएंगे, तो फिर तो ये मैं ये कहूंगी कि देश की जनता मूर्ख है। तो आपका सीधा सा जवाब तो यही है कि अगर मुझे या सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोटेस्ट निकाला था, तो वहां पर भी वो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो लोग भी बाहर निकल के आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी फूल बना के बाहर निकाला जा रहा है। तो सिर्फ शाहीन बाग ही क्यों,
क्या सिर्फ शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है? क्या शाहीन बाग की औरतें सिर्फ जो लोगों मैंने शाहीन बाग के अलावा पूरे देश की बात की, शुरू में ही बताया कि देश में शाहीन बाग की तरह जगह जगह जो प्रदर्शन, मैं वही बात कर रही हूँ कि क्या इन लोगों को मूर्ख बनाकर या इनको अपनी बातों में फंसाकर क्या सड़क पे लाया जा सकता है? क्या ये वो औरतें हैं जो सड़क पे बैठ सकती हैं आकर के किसी की बातों में आकर के? तो इसके पीछे कोई नहीं है, सिर्फ जनता है जो जनता समझ रही है। लेकिन मैंने अरफा जी ट्रिपल तलाक के मसले पर खवातीन के साथ वक्त पर इस्तेहसाल होता रहा, मजहबी जो दबाव के चलते उनको बहुत पीछे करने की कोशिश की, कि कभी नहीं देखा समाजी दबाव के चलते कि इतने बड़े पैमाने पर खवातीन रात में सर्दियों में बैठे हों। ये अच्छी बात है, मैं इन मुजाहरों की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, ना मुझे एतराज है, बहुत अच्छी बात है, हमारा आईनी हक है। सवाल यही है कि इससे पहले भी तो ऐसे कई मौके आए जब नहीं निकले लोग, जब निकलना चाहिए था, तो ऐसे इसमें क्या ताकत है? तो समझ रहा हूं आपने ट्रिपल तलाक की बात की जो कि जो शरिया के अंदर था ही नहीं, तो उसके लिए औरतें क्यों निकल के आती? औरतें इतनी, ये बात सही है कहीं ना कहीं कि औरतें जो प्रताड़ना हो रही थी औरतों के साथ घरों के अंदर, वो चुपचाप उसको सह रही थी, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम थी। लेकिन उन चंद औरतों के लिए मोदी जी लेकर आ जाते हैं ट्रिपल तलाक कि अब ट्रिपल तलाक बैन कर दिया, लेकिन लाखों जो महिलाएं सड़क पर हैं उनके लिए मोदी जी कुछ भी नहीं लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? अंबर ज़ैदी, ठीक है, अंबर ज़ैदी, ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है या कहानी कुछ और है? देखिए, जो आरफा साहिबा बोल रही हैं कि जो लाखों औरतें सड़कों पर बैठी उनके लिए कुछ क्यों नहीं लाते, तो मुझे पहले सवाल तो ये बनता है कि उनके अगेंस्ट क्या लाए हैं जो वो सड़कों पे बैठी हैं, और उनके लिए क्या लेके आया जाए। ट्रिपल तलाक महिलाओं का के जो मौलिक अधिकार है उनकी अवहेलना करता था और उसका कोई संरक्षण नहीं था हमारे कानून के तहत। मुजाहरे देखे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने करवाए थे, इमरान भाई, आपको पता है कि हमने कितना हिजाब नकाब पहने हुए ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रही थी। ट्रिपल तलाक के कानून बनने के खिलाफ, हालांकि वो बहुत छोटे लेवल पर हो रहे थे, लेकिन वो उस वक्त निकली थी। जी बिल्कुल, वो यही है कि देखिए, अगर ये महिलाएं अपने हुकूक के लिए सड़कों पर उतरती या उसके लिए आवाज उठाती तो बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन आप विरोध प्रतिरोध कर रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन विरोध दर्ज कराने का भी एक तरीका होता है। वो जगह जहां पे ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो जगह धरना देने की नहीं है, उससे हजारों करोड़ों लोगों को परेशानी हो रही है। 40 दिन हो चुके हैं, आप एक अवैध जगह पे बैठे हुए हैं, आप रामलीला मैदान में जाके बैठ सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लीगल वेज हैं विरोध दर्ज कराने के, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्यों सड़कों पे बैठकर लोगों को परेशान करना? और वो भी जब कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आप सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें टोटल 9 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं इंक्लूडिंग 2019। तो एक्ट में अमेंडमेंट 9 बार हुए हैं टोटल। उससे पहले किसी ने विरोध प्रतिरोध नहीं किया। अभी क्यों ऐसा हो रहा है? तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इन महिलाओं के थ्रू अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है, ये साफ नजर आता है, क्योंकि वो महिलाएं जो बैठी हैं वो राजनीति को नहीं समझती हैं। उनके अंदर एक डर बैठाया जा रहा है कि आपको सीए के तहत सबको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, सबको डिटेंशन कैंप्स में डाला जाएगा, सबके जो भी प्रॉपर्टी है उनको जब्त कर लिया जाएगा, उनके घरों को, जमीनों को, जायदादों को छीन लिया जाएगा। तो इस तरीके का उनके अंदर डर बैठाकर उनको सड़कों पर उतार दिया गया है। बुजुर्ग खातून थी, बहुत उनका चेहरा अक्सर देखने को मिल रहा है, वो मिलकर आई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, वो अपनी बात भी रख रही थी। ठीक है, समझ में आता है, तहरीक है, आंदोलन है, एहतजाज है, वो समझ में आता है, लेकिन मेरा फिर वही सवाल बन जाता है शमा खान कि अंबर ज़ैदी साहिबा के जो एतराज हैं उन्हें आप ज्यादा सही मानती हैं या अरफा खानम की के दलील को? नहीं, मैं अंबर ज़ैदी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि सीएए जो शुरुआत हुई वो सीएए लेकर हुई, ठीक है ना, लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि सीएए में इंडियंस के लिए कुछ है ही नहीं, उससे मतलब किसी को कोई नुकसान है ही नहीं, ना कोई फ़ायदा है उससे, तो लोगों की समझ में वो आया, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जब उसको एनआरसी से जोड़ दिया गया, तो एनआरसी भी वो जो है वो सिर्फ असम में लागू हुई थी, वो है नहीं, जो चीज़ है नहीं उसके लिए लड़ने से या उसको बोलने से फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना। उस चीज़ के लिए फिर हमारे जो एरिया है, जो ओखला का एरिया है जहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पर मोस्टली अनएजुकेटेड विमेन हैं, ठीक है, और इस तरह के लोग भी आए हुए हैं। संजीदगी से आप अपनी बात रखिएगा, देख रहे हैं लोग आपकी यहाँ से कहीं हुई बात लोग सुन रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इस्तेमाल करेंगे सोच समझ कर। जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इस चीज़ को राजनीतिक मोड़ दिया गया है
और इस पे बहुत अच्छे से जो है अपोजिशन पार्टीज हैं वो खेल रही हैं, ठीक है ना। तो मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। हाँ, मैं अपने मुसलमान भाई बहनों का साथ नहीं छोड़ सकती। जिस तरह से जामिया पर हमला हुआ उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैम सीमा सिंह जी, आपने तीनों को सुना। मेरा बड़ा सवाल वहीं रुकता है इस पहले चरण में, इस पहले दौर में बातचीत के, कि इस तहरीक के पीछे कौन, क्योंकि मुजाहरे में चेहरा भी तो नहीं दिख रहा है कोई। ये किसी रणनीति के तहत, किसी हिकमत अमली के तहत चेहरा बचाने की कवायद है, चेहरा नहीं दिखाने की कवायद है। वरना बड़े आंदोलन हुए हैं इस देश में और हर में चेहरा होता है और चेहरे से वो आंदोलन पहचाने भी जाते हैं। इस आंदोलन में हम देख रहे हैं 1 महीने से क्या सोचे समझे तरीके से हो रहा है, या फिर जैसा कि अरफा जी कह रही हैं कि ये अवाम का आंदोलन है, अवाम ही चेहरा है। देखिए इमरान भाई, अगर आज आप CAA की बात करिए, बहुत सारी पिटिशंस पढ़ी हैं मैंने, कुछ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, कुछ पिटिशंस इसमें मैंने पढ़ी भी हैं। अगर आप ये पूछिए ना कि इसमें पिटिशनर्स ने किस राइट के वायलेशन की बात करी है, मैं तो यहाँ भी पूछ रही हूँ कि आपका कौन सा राइट वायलेट हुआ है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बताइए, जो लोग PIL फाइल किए हैं उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। पब्लिक का कौन सा इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ है? मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि शुरू में CAA को लेकर के एक कंफ्यूजन हुई जिसके कारण लोग सड़कों पे आए, लेकिन अब ये पूरे तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट है। उसका मैं रीजन भी आपको बता दूं कि ये क्यों पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप ये देखिए, 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो मोदी जी को लेकर के एक बड़ा हवा क्रिएट किया गया था कि माइनॉरिटीज को ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं। जो भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हुई, इसको खुद हम लोगों ने यहाँ पे विद डेटा डिस्कस किया है, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो शौचालय का मुद्दा हो, चाहे घर का मुद्दा हो, उसमें माइनॉरिटीज, वो भी मुस्लिम, क्योंकि वो माइनॉरिटी में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट उनको हुआ है। और इसको हम लोगों ने देखा भी कि मुस्लिम महिलाओं ने काफी हद तक 2019 के इलेक्शन में मोदी जी को समर्थन भी किया, चाहे एक छोटे से सेगमेंट ने किया हो। 2019 में जब मोदी जी की सरकार दोबारा आती है तो उन्होंने ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, 370, ये 3 हमेशा से बड़े पॉलिटिकल मुद्दे रहे हैं। इसमें से अगर आप राम मंदिर को छोड़ भी दीजिए कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, 370 के नाम पे और ट्रिपल तलाक के नाम पे हमेशा से मुसलमानों को कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बरगलाती रही हैं और उनको अपना एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक मान के इस्तेमाल करती रही हैं। आप अगर आज भी देख लीजिए, किसी का भी मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, आज भी क्या कहा जाता है, उर्दू टीचरों की भर्ती होगी। यानी 1947 से लेकर के 2019 तक कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने मुस्लिमों को सिर्फ उर्दू टीचर बनने लायक ही बनाया है। उनके एक्चुअल डेवलपमेंट ने आप में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया, आप मुझे बताइए। तो अब एक बड़े सेगमेंट ने जो कि मुस्लिमों को डरा करके राजनीति कर रहा था, जब 3 इवेंट्स पे, जो 3 मैंने अभी आपको मेजर डिसीजन मोदी सरकार के बताए, जब माइनॉरिटीज का कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो उनको ये लगने लगा कि ये तो जो माइनॉरिटी की हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये भी गड़बड़ा रही है। अगर हमने इस पे भी दांव नहीं खेला तो ये जो एक बड़ा मेजर वोट बैंक है ये हमारे हाथ से खिसक जाएगा। और आज की तारीख में मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ये पूरे तौर पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, शुरू में जब ये मूवमेंट हुआ, जब ये मूवमेंट बैकफुट पे जाने लगा और लोग इसके अगेंस्ट में जाने लगे, देखिए विरोध करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन आप हिंसक नहीं हो सकते। भीड़ हिंसक हुई, इसके गवाह हम सारे लोग हैं। जैसे ये मूवमेंट हिंसक हुआ, लोगों की सिंपैथी इस मूवमेंट से हटने लगी, खुद इस कम्युनिटी के लोगों की। और यही रीजन था, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था कि रणनीति के तहत महिलाओं और बच्चों को आगे बढ़ाया गया है। आप मुझे बताइए, जो ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के फंडामेंटल राइट का सबसे बड़ा वायलेशन है, मुस्लिम औरतें आज तक उसके विरोध में नहीं सामने आ पाई, वो इसके विरोध में सड़क पे कैसे बैठी हैं? तो यही तो अरफा कह रही हैं कि ये उससे एकदम अलग है। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि अब हमारे रहने जीने के ऊपर जो मैंने तो पहला सवाल आ गई, इसलिए अब निकलना पड़ा। पहला सवाल ही मैंने इमरान भाई ये पूछा कि मुझे बताएं तो कि किसका कौन सा राइट वायलेट इस CAA से हुआ है। अरफा जी बताइए। हाँ, सीमा जी ने कहा कि पहले ट्रिपल तलाक पे औरतें बाहर नहीं आई क्योंकि आने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरी नहीं आपको, हाँ आप अपना मत रखिए। दूसरी बात मैं अंबर जैदी जी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि सिटीजनशिप एक्ट में 9 बार अमेंडमेंट हुए, तो मैं वो जानना चाहती हूँ क्या 9 बार में से एक बार भी क्या वो जो अमेंडमेंट क्या धर्म के आधार पे हुआ?
मुझे आप बताइए पहले मेरे अरफा जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं मुझे देने दीजिए। जो मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, मैं ले रहा हूँ आपसे जवाब। धर्म के आधार पर मैं जानना चाहती हूँ, मैं आपसे जवाब लूंगा, क्षमा जी आपसे भी लूंगा। मैडम मुझे ये बताइए अरफा जी, दरअसल विरोध मुझे मेरे मंच से समझा दीजिए, मेरे दर्शकों को भी समझा दीजिए, नाज़रीन को, कि ये सीएए में जो गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, जो मजहबी तौर पर प्रताड़ित पीड़ित होकर के आएंगे, उनमें मुसलमानों का नाम न जोड़ने के लिए एहतजाज है, या सीएए के बाद जब एनआरसी आएगा तो उसमें, जैसा कि बार बार एक तरह से फीड कर दिया गया है, यही बात ज्यादा चलती है कि जब एनआरसी होगा तो कोई कागज नहीं दिखा पाएगा, तो जो गैर मुस्लिम होगा वो तो सीएए के थ्रू अंदर हो जाएगा, लेकिन जो मुस्लिम होगा उसको डिटेंशन कैंप में जाना पड़ेगा। ये उसके लिए आंदोलन है। ये दरअसल है किस चीज के लिए? मैं बता देती हूँ। मैं इमरान जी आपका ये डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ, दर्शकों को भी क्लियर कर देती हूँ। मतलब खवातीन क्या सोचती हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो कि इस वक्त मैदान में। मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। ये जो एहतजाज है जो सीए के अंदर, मैं सीधे तौर पे बात कर रही हूँ, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये जो एहतजाज है बेसिकली जो ये धर्म के आधार पर जो सीए जो हुआ है, जो सीए आया है, बिल आया है, तो ये धर्म के आधार पर आया है। तो सबसे पहले तो मतलब क्या मुसलमानों को, इस देश के जो नागरिक हैं मुसलमान, उनको इस बात की तकलीफ है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित प्रताड़ित गैर मुस्लिम तो मुसलमानों का यही सवाल है कि सिर्फ 3 देशों को क्यों, तमिलियंस को क्यों नहीं? तमिलियंस को ऑलरेडी अफगानी दे चुकी है। सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने क्या कहा था? ये कानून अभी इन 3 देशों को नजर में रखते हुए बनाया गया है, आगे दूसरे देशों का जब होगा तो देखा जाएगा। क्या वो मांग रहे थे? वो मांग रहे थे। मेरा सवाल यही है ना कि मेरा सवाल है कि आंदोलन करने वाले अरफा जी कंफ्यूज है, वो कर किस लिए रहे? क्या इसलिए कर रहे हैं कि अन्य देशों को नहीं शामिल किया गया? वही मैं बता रही हूँ कि जो पब्लिक जो वहां पे आवाम बैठी है, वो ये मानती है कि ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो इसलिए क्योंकि ये धर्म के आधार पर नागरिकता सिद्ध करता है, एनआरसी जो है। और सीए की अगर आप बात करते हैं तो सीए में सिर्फ जो धर्म को जो अलग करके रखा गया है, तो सिर्फ इसलिए एहतजाज हो रहा है। लेकिन आप धर्म जोड़ दीजिए, आप धर्म जोड़ दीजिए, आप धर्म जोड़ दीजिए। असम में 16 लाख लोगों को आपने एनआरसी से बाहर कर दिया और फिर उसके बाद सीए ला करके आप उनको अंदर कर रहे हैं, और बाकी लोग कहाँ जाएंगे? मैं इस पे एक बात बोलना चाह रही थी। लेकिन इस देश ने वो भी दिखाया है, जब शाबानों के मामले को पलटवा दिया गया था, शरीयत का हवाला देकर के, मजहब का हवाला देकर के, संविधान को कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया गया था, ताक पर रख दिया गया था, वो भी इस देश ने देखा है। तो आज अच्छी बात है, हमें संविधान की फिक्र हो रही, आइन की फिक्र हो रही, होना भी चाहिए, लेकिन किस वजह से हो रही है ये कोई समझाना चाहे तो मैं समझना चाहता हूं कि किस वजह से हो रही। तरह तरह की वजूहात है, आप अपने ढंग से बता रही हैं, मैं उसको नकारता नहीं हूं। हाँ, तो लेकिन मैं चाहता हूं प्लेटफॉर्म से सही बात जाए। जी, मेरे पास सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है यहाँ पर मेरे पास, और जो 9 बार जो आप बता रहे हैं कि 9 बार जो अमेंडमेंट हुए हैं, तो 9 बार मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही, 9 बार कब धर्म के आधार पर अमेंडमेंट हुआ है जो इस बार सरकार के अंदर हुआ है? हाँ, बताइए मुझे। देखिए, आपने सवाल किया कि 9 बार, मैंने ये नहीं कहा कि 9 बार धर्म के आधार पर अमेंडमेंट हुए। सबसे पहली बात, हमें इस चीज को सिटीजनशिप एक्ट 1955 पहले तो हमें समझने की जरूरत है। जी, आपने बोला, मैं अब आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे देती हूँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, ये हम सब जानते हैं। और किसने, नहीं, आप मुझे सिर्फ इस बात बताइए, धर्म के आधार पर हुआ था, उस बात में मत जाइए। आप सिर्फ ये बताइए सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है, 1987 क्या कहता है, 2003 क्या कहता है? जो वाजपेयी गवर्नमेंट में जो 2003 के अंदर, हाँ नहीं, तो मैं वही बता रही हूँ कि जो ये चीज लाई गई, तो इसके अंदर ये क्या कहता है, ये कब धर्म के आधार पर था? मैंने ऐसा नहीं कहा कि हर बार धर्म के आधार पर हुआ है, टाइम टू टाइम टोटल मैंने कहा 9 अमेंडमेंट धर्म के आधार पे हुआ, तो अब तो धर्म के आधार पे हुआ, इस बात को तो मानिए आप। देखिए, अब तो मानिए आप। नहीं, अरे भाई देखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसमें टोटल 9 अमेंडमेंट्स हुए। जब पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, तो भारत की मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो हमारे पास वैसे वो तो हम वैसे भी दे रहे थे, वो तो हम नेचुरलाइज तरीके से भी दे रहे थे, वो तो हम वैसे भी दे रहे थे।
क्रिश्चियंस को। वो तो वैसे भी मिल रही थी। आपने मुसलमानों ने कभी एहतजाज किया कि हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान में परसिक्यूट किया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को उठाकर जबरदस्ती उनका निकाह कराया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन वैसे बुरा मत मानिएगा, एक ब्रेक लूंगा, लेकिन मैंने तो ये भी नहीं देखा कि कश्मीरी पंडितों को जब कश्मीर से 90 की दहाई में भगाया गया था तो इस बड़ी तादाद में मुसलमान, अगर मैं मुसलमान और बाकी लोग भी जो इस वक्त धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसी तरह से करते तो शायद ये हालात उस वक्त उन लोगों के साथ नहीं बनते जो अभी भी कैंपों में रह रहे हैं। ये भी इस देश की सच्चाई है, हमें सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं बस, पर सवाल ये कि जब क़यादत नहीं है तो कौन आगे बढ़कर मसाइल के हल की पहल करेगा, ये भी तो सवाल है। सरकार बात करना चाहे तो किससे, इस तरह से 4-6 लोगों को बुला करके बात करे, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम होता है, एक क़यादत होती है, एक चेहरा होता है, इस पर